Okay, my dear students, today we are going to discuss about optics. ऑप्टिक्स होता क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील्स विद द लाइट. ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लाइट. ठीक है. लाइट होता क्या है? ठीक है. तो लाइट क्या होता है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है जिसकी वजह से हम वेरियस ऑब्जेक्ट्स को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं. इट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इनेबल अस टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. तो लाइट क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे पहले आती है गामा रेज, एक्सरे, यूवी रेज, विबग्योर, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव. ये जो सारे पार्ट्स हैं, गामा रेज, एक्सरे, यूवी रेज, विबग्योर, इंफ्रारेड रे, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव, ये सारे जो वेव्स हैं ये कहलाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जब भी हम गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ बढ़ते हैं तो इनकी वेवलेंथ जो होती है वो क्या होती है? इंक्रीज होती जाती है. और जब भी हम गामा रेज से रेडियो वेव की तरफ बढ़ते हैं तो इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती जाती है? ठीक है, डाउन होती जाती है. तो गामा रेज से जब भी हम रेडियो वेव की तरफ बढ़ेंगे तो इनकी जो वेवलेंथ होगी वो तो इंक्रीज होगी पर फ्रीक्वेंसी जो होगी वो क्या होगी? डिक्रीज होगी. अब इन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है इसमें जो ये विबग्योर वाला पार्ट है, ठीक है, इसकी जो वेवलेंथ होती है ये होती है 3800 एंगस्ट्रॉम से 4600 एंगस्ट्रॉम. ठीक है, 4000 से, ठीक है, 3800 से ये होती है हमारे पास, ठीक है, 7600 एंगस्ट्रॉम. और इसको अप्रोक्सीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि, ठीक है, 4000 टू 8000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. तो ये जो लाइट है, ठीक है, लाइट क्या होता है? लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है उसका एक पार्ट है, मतलब विबग्योर वाला रीजन है. ये रीजन जो है वो लाइट कहलाता है. इसकी जो वेवलेंथ होती है वो कहां से कहां तक होती है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम अप्रोक्सीमेटली. ठीक है. तो ये जो रीजन है इस रीजन को हम बोलते हैं लाइट. अब ये जो विबग्योर है VIBGYOR, इसमें ये जो वेवलेंथ है ये 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम तक होती है. और ये जो पार्ट है ये पार्ट ही हम क्या देख सकते हैं. मतलब इस पार्ट में जो भी रीजन, इस रीजन में जो भी चीजें आएंगी उन सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं. मतलब ये जो पार्ट है ये विजिबल पार्ट होगा हमारे लिए. ठीक है. तो ये जो पार्ट होता है यही, इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइट. ठीक है. अब इससे पहले जितनी भी चीजें आती हैं उनको हम ह्यूमन आइज से नहीं देख सकते. इनके बाद की जितनी भी चीजें उनको ह्यूमन आइज से नहीं देख सकते. तो लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का एक पार्ट है जिसकी वजह से हम बहुत सारी चीजों को क्या कर सकते हैं? वेरियस ऑब्जेक्ट्स को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं. ठीक है. और ये जो है ये किस वेवलेंथ में रहता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम. ठीक है. ये इस रीजन में लाई करता है. ठीक है. इसके बाद हम आगे डिस्कस कर रहे हैं लाइट के कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स क्या होगी. ठीक है. क्योंकि ऑप्टिक्स जो है उसकी टू टाइप्स है. एक फर्स्ट है हमारे पास रे ऑप्टिक्स एंड सेकंड पार्ट है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स. तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में डिफरेंस क्या है. ठीक है. तो रे ऑप्टिक्स में क्या डिस्कस करते हैं? जब भी कभी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके डायमेंशंस, ठीक है, लाइट के वेवलेंथ की कंपैरिजन में काफी बड़े हों तब वो डिस्कस किए जाते हैं रे ऑप्टिक्स में. व्हेन डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स when dimensions of objects are much bigger than wavelength of light, when dimensions of objects are much bigger than wavelength of light, then
they are discussed in ray optics. ठीक है, जब भी कभी, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट के डायमेंशन जैसे अपन ने बात करी, मिरर हो गया, ठीक है, लेंस हो गया, ठीक है, माइक्रोस्कोप हो गया, ठीक है, टेलीस्कोप हो गया, इन सबके डायमेंशंस जो होते हैं वो लाइट की जो वेवलेंथ है, लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम, तो उस लाइट की वेवलेंथ की कंपैरिजन में काफी बड़े होते हैं इनके डायमेंशंस, तो वो सब किस में डिस्कस किए जाते हैं, रे ऑप्टिक्स के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। इसके बाद है हमारे पास वेव ऑप्टिक्स, व्हेन डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर comparable to wavelength of light। जब भी कभी डायमेंशंस है, ठीक है, जैसे हम यूज करते हैं इसके लिए स्लिट्स यूज कर लेते हैं, ठीक है, होल यूज कर लेते हैं, तो अगर इस स्लिट होल इनके जो डायमेंशंस हैं वो लाइट की कंपैरिजन में हो, ठीक है, लाइट की वेवलेंथ की कंपैरिजन में, लाइट की वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम है, अगर उसके कंपेरेबल हो तो वो डिस्कस किए जाते हैं वेव ऑप्टिक्स में। इसमें जो फिनोमिनन्स होते हैं वो होते हैं इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस के बाद में डिफ्रैक्शन, एंड थर्ड होता है पोलराइजेशन। ठीक है, ये सारे फिनोमिनन्स इसमें डिस्कस किए जाते हैं। तो रे ऑप्टिक्स हो गया, ठीक है, ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहले हमने डिस्कस किया वेव, रे के बारे में, फिर उसमें हमने डिस्कस किया वेव के बारे में। अब हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इसके लॉज के बारे में पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या लॉज होते हैं। तो ये आपने क्लास 10th में थोड़ा सा पहले देख रखा होगा, ठीक है, इसके बारे में पढ़ा भी होगा। तो रिफ्लेक्शन को देख लेते हैं, रिफ्लेक्शन होता क्या है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन क्या है, यहाँ पे जब भी कभी लाइट रे किसी मीडियम से बाउंस बैक होके उसी मीडियम में चली जाती है तो उसको बोला, उस फिनोमेनन को बोला जाता है रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सपोज करो यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है, ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है, और ये सरफेस से 90 डिग्री पे होता है नॉर्मल। ठीक है, तो ये जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो ये हमारी होती है इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है। इसके बाद ये हमारी होती है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा होता है नॉर्मल। ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर अपन बात करें, ठीक है, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो लॉ है, जो हमारा फर्स्ट लॉ है, वो ये बोलता है कि जितना हमारा इंसिडेंट एंगल होगा उतना का उतना ही हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल होगा। मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ आई जो है उसको हम बोल रहे हैं इंसिडेंट एंगल, और आर जो है उसको हम बोल रहे हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, तो एंगल आई क्या है यहाँ पे, इंसिडेंट एंगल, एंगल आर क्या है यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो एंगल इंसिडेंट एंगल इक्वल टू क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। जो सेकंड लॉ है हमारा लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में, वो ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। सपोज करो ये एक बोर्ड, एक प्लेन है, तो यहाँ पर इंसिडेंट लाइट रे भी इसी बोर्ड के प्लेन पे आ रही है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी प्लेन पे जा रही है, और नॉर्मल भी इसी सरफेस पे बन रहा है। मींस हम ये बोल सकते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये रूल जो है ये सेकंड लॉ है। ठीक है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane। ठीक है, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन।
ठीक है, अब रिफ्लेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास प्लेन सरफेस है तब तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, पर अगर हमारे पास, ठीक है, सरफेस जो है वो कर्व्ड सरफेस है तो उस केस में फिर रिफ्लेक्शन के फिनोमेनन पे क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास, ठीक है, अब हमारे पास अगर स्पेरिकल सरफेसेस गिवन है, सपोज करो कि ये हमारे स्पेरिकल सरफेस है, ठीक है, और इस पे हमें क्या करना है, इमेज फॉर्मेशन करना है, ठीक है, ये अंदर की साइड से पॉलिश्ड है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि ये इंसिडेंट लाइट रे है, तो हमें यहाँ पर इसका जब भी कभी, ठीक है, नॉर्मल बनाएंगे तो नॉर्मल हमेशा सर्कल के सेंटर से पास होना चाहिए। ठीक है, सपोज करो ये हमारा इंसिडेंट रे है तो ये हो जाएगी हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और जितना हमारा इंसिडेंट एंगल होगा उतना का उतना ही मेरा क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्टेड एंगल। और ये रूल जो है वो हर तरीके की सरफेसेस पे वर्क करेगा, हर प्लेस पे वर्क करेगा। ये जो लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये बोलता है इंसिडेंट एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल। पर अगर हमारे पास जो सरफेस है वो स्फेरिकल है तो उस पर बनने वाला नॉर्मल हमेशा कहाँ होना चाहिए, स्फीयर के सेंटर से पास होना चाहिए। ठीक है, तो इस पे जब भी कभी नॉर्मल बनाओ तो इस तरीके से बनाओ कि इसका जो सेंटर है वो कहां से पास हो। ठीक है, इस जो इसका नॉर्मल है वो स्फीयर के कहां से पास होना चाहिए, स्फीयर के सेंटर से पास होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बारे में बाद में हम डिस्कस कर लेते हैं कि रे जो है वो होता क्या है। ठीक है, तो रे क्या होता है, लाइट जो होती है बेटा ये हमेशा स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। ठीक है, लाइट ट्रेवल्स in a straight path. The light travels in a straight path. लाइट क्या करती है, स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट पाथ है, तो जो लाइट का जो पाथ है उस पाथ को ही बोलते हैं रे। पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। ठीक है, इस जो पाथ है, लाइट का जो पाथ है उस पाथ को क्या बोला जाता है, रे बोला जाता है। तो रे क्या होती है, पाथ ऑफ लाइट। और ये जब सारी रेज मिलती है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेज मिलती है, आर कॉल्ड बीम। ठीक है, तो जो बहुत सारी रेज जब मिल जाती है तो उन सब रेज को मिला के जो हम बोलते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, बीम बोला जाता है। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी हमारे पास पॉइंट ऑब्जेक्ट गिवन है तो उसमें हम रिफ्लेक्टेड आफ्टर रिफ्लेक्शन इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगी, तो हम अभी देख लेते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर हम देख लेते हैं कि प्लेन मिरर से जो है वो इमेज किस तरीके से होगा। तो इसमें भी आप फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज पॉइंट साइज। जब भी कभी ऑब्जेक्ट क्या हो, पॉइंट साइज का हो, तो उस केस में इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी। तो सपोज करिए कि ये आपके पास क्या है, ठीक है, ये आपके पास है प्लेन मिरर। ठीक है, अब अगर ये आपके पास प्लेन मिरर है और यहां पर हमने क्या किया हुआ है, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के हमें क्या देखना है, इमेज फॉर्मेशन देखना है। तो सपोज करिए कि यहां से एक लाइट रे आई है, ये लाइट रे क्या है, इंसिडेंट लाइट रे, और इस पे हमने ये बनाया है नॉर्मल। ठीक है, तो ये इंसिडेंट लाइट रे इधर रिफ्लेक्ट होकर किधर जाएगी, इसमें। ठीक है, तो ये होगा इंसिडेंट एंगल और ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, ऐसे ही हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम से मिनिमम 2 रेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पर हम एक और सेकंड रे लेके आ रहे हैं, तो ये हमारी सेकंड रे है, इसको भी मैंने क्या करा, इस तरीके से रिफ्लेक्ट करा दिया। ठीक है, ये लाइट रे आई, इसको हमने इस तरीके से क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट करा दिया। अब ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे है ये क्या होगी, पीछे, ठीक है, बाउंस बैक होके कहीं मिलेगी, मीट करेगी। ठीक है, ये जो लाइट रेज है ये पीछे जाके कहीं मीट करेगी, और जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइट रेज मीट करेगी वही पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, इसका इमेज फॉर्मेशन। तो ध्यान से देखना कि यहां सपोज करो यहां कोई आईज है, ठीक है, अब यहां से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो यहां से ये लाइट रेज हमें एक्चुअल में, ये जो लाइट रेज है
ये लाइट रे और ये लाइट रे ये हमें कहीं पीछे से आती हुई दिखाई देगी, तो यहाँ जब हम इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे तो इन दोनों लाइट रेस की जो इमेज फॉर्म होगी वो इस पॉइंट पे होगी, तो हमें दिखेगा कि ये जो है, ठीक है, ये इमेज जो है वो मिरर के इनसाइड से आ रही है, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर की क्या है, अंदर है। और इससे जो कभी भी इमेज बनेगी वो इमेज बनेगी वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो प्लेन मिरर से जब भी कभी इमेज फॉर्मेशन होती है तो वो इमेज होती है बेटा वर्चुअल इमेज। और दूसरी बात कि जितनी दूर, ठीक है, मिरर से ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर, ठीक है, ऑब्जेक्ट से कौन होगी, इमेज होगी, ठीक है। जितनी दूर ऑब्जेक्ट जो है मिरर से होगा उतनी ही डिस्टेंस पे क्या होगी, ठीक है, इमेज होगी, कहां से, मिरर से, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना, the image is formed as far inside the mirror as the object in front of it. The image formed as far inside the mirror as the object in front of it means कि जितना अंदर, ठीक है, इमेज फॉर्म होगी उतना ही दूर क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। ये किससे है, जब क्या है हमारा पॉइंट साइज। अब हम इसका प्रूफ भी देख लेते हैं कि ये कितना अंदर, ठीक है, बनेगा, मतलब जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतना ही अंदर क्या होगी, इमेज फॉर्म होगी। तो इसके लिए प्रूफ के लिए, ठीक है, इसको प्रूफ के लिए हम क्या कर लेते हैं, एक बार डेरिवेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो इसका प्रूफ देखते हैं। इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, ये एक प्लेन मिरर काम में ले रहा हूं। अब ये जो मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है, इससे मैंने यहां पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट को रखा। अब यहां से ये जो है लाइट रे आ रही है। अब ये लाइट रे जो है वो यहां से रिफ्लेक्ट बैक होके यहां पर वापस चली जाएगी, ठीक है। अब यहां पर इसको मैं क्या करूंगा, पीछे एक्सटेंड करूंगा, ठीक है। अब यहां पर मैं एक और, ठीक है, लाइट रे लेके आ रहा हूं, ये नॉर्मली इंसिडेंट्स करा रहा हूं उसे, तो ये लाइट रे पीछे जाके, ठीक है, यहां पर मीट करेगी। अब देखिए ये एक इंसिडेंट रे थी, ये रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, इधर चली गई। ये एक मैंने नॉर्मल इंसिडेंस किया, ठीक है। जब मैंने इसे नॉर्मली इंसिडेंस किया तो यहां पर, ठीक है, यही लाइट रे किधर होगी, बाउंस बैक होकर पीछे चली गई। अब अगर सपोज करिए कि ये एंगल, ठीक है, यहां एक मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से हमने पढ़ा कि जितना इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही क्या होगा, रिफ्लेक्टेड एंगल। और ध्यान से देखिए कि यहाँ पर एक जेड टाइप फॉर्मेशन हो रहा है। जब भी कभी दो पैरेलल राइट रेस हो, ठीक है, तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। अब हमें पता है कि ये मिरर और ये रेज है, यहाँ पर एंगल कितना है, 90। यहाँ 90 एंगल है, यहाँ पर इस पॉइंट पर थीटा एंगल है, तो ये रिमेनिंग हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। इस ट्राइंगल में देखिए ये एंगल कितना है, 90, ये एंगल कितना है, थीटा। तो 90 और थीटा, तो यहाँ पर जो रिमेनिंग एंगल होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। अब देखिए सामने अगर ये थीटा एंगल है तो इसके सामने वाला ये जो एंगल होगा ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली आमने सामने वाला एंगल्स, ठीक है। ये एंगल कितना है हमारा, 90, ठीक है, ये एंगल 90 है। अब ध्यान से देखिए अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये रिमेनिंग पोर्शन, क्योंकि ये पूरा कंप्लीट 90 का होगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये 90 हो गया, ये 90 माइनस थीटा हो गया, तो ये वाला एंगल वापस से क्या हो जाएगा, थीटा। थोड़ा सा मैथमेटिक्स है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये ऑलरेडी 90 है, तो ये एंगल रिमेनिंग वाला क्या हो जाएगा, थीटा एंगल हो जाएगा। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर ध्यान से देखा जाए तो ये 90 माइनस थीटा ये साइड और ये 90, ठीक है, इधर भी 90 माइनस थीटा ये साइड और ये 90। तो ध्यान से देखिए अगर सपोज करो मैं इनको नेम दूं तो ए बी सी डी, तो यहां पर ध्यान से देखना एंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी में अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों ट्राइंगल एंगल साइड एंगल से क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं। देखो इधर ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये वाली कॉमन साइड ए बी वाली, और ये वाला एंगल वापस से 90, इधर भी 90 माइनस थीटा, ये कॉमन साइड, और ये वाला एंगल 90, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल से ये दोनों ट्राइंगल, कौन कौन से ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे किसके,
ट्राइंगल ए बी डी के, और अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं एंगल साइड एंगल रूल से, तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट होने के बाद, ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि सी बी जो है वो इक्वल होगा बी डी के, मतलब जितना दूर आप ऑब्जेक्ट रखोगे उतने ही दूर पे क्या करेंगे, ठीक है, इमेज बनेगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना होता है, कॉन्ग्रेंट प्रूव करना होता है। इसके लिए हमने एंगल साइड एंगल यूज किया है, ठीक है। तो अब ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम ये बोल सकते हैं कि जितनी सीबी की डिस्टेंस होगी उतनी की उतनी ही बीडी की डिस्टेंस होगी, ठीक है। तो इमेज इज एज फार इनसाइड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, ठीक है। अब जब ये इसका प्रूफ क्लियर हो गया, तो अब हम कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस कर लेते हैं इस पे, जिसमें हम ये देखेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी अगर ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे है। तो सपोज करिए कि यहां पर ये हमारे पास मिरर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहां पर रखा हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे पता है कि जितना दूर ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही दूर पे इमेज बनेगी, पर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो मैं सबसे पहले तो यहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है उतनी ही दूर पे क्या कर सकता हूँ, पहले ही पॉइंट मार्क कर सकता हूँ, और यहाँ पर मुझे पता है कि इमेज फॉर्मेशन होने वाली। तो देखिए एक लाइट रेस में यहां से लेके आया, ये रिफ्लेक्ट होके पीछे चली जाएगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में बाउंस बैक हो गई, उसको पीछे एक्सटेंड किया तो कहां जाके मिली, इस पॉइंट पे। और ऐसे ही मैं एक नॉर्मल इंसिडेंस किया, ठीक है। नॉर्मल इंसिडेंस में, नॉर्मल इंसिडेंस किसे बोलते हैं, जब भी कभी लाइट रे, ठीक है, नॉर्मल के ऊपर ही आ जाए, मींस क्या है, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, दोनों जीरो हो जाए, ठीक है। इंसिडेंट एंगल ही, ठीक है, जैसे सरफेस ऐसे है, ये सरफेस है, और इसी पे अगर लाइट रे आ रही है तो उस केस में इंसिडेंट एंगल क्या होता है, जीरो, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी क्या होगा, जीरो। इस पर्टिकुलर केस को बोल देते हैं नॉर्मल इंसिडेंट। तो मैंने क्या करा इस पे, ठीक है, एक लाइट रे नॉर्मल इंसिडेंट की, तो यही लाइट रे वापस बाउंस होकर बैक होकर पीछे चली गई, तो उसको पीछे एक्सटेंड किया तो इमेज क्या बन जाएगी, यहाँ। सपोज करो ये आपके पास, ठीक है, सरफेस है और ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, तो इसकी इमेज क्या बनाओगे, ठीक है, इतनी दूर यहां पे नहीं, यहां पर नहीं बनेगी। हमने ये जो देखा है कि ये जो डिस्टेंस होती है ये हमेशा कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए। तो अगर यहां पर ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे है तो यहां से हम परपेंडिकुलरली डिस्टेंस देखेंगे, तो इमेज फॉर्मेशन कहां होगी, यहां पर कहीं जाके होगी। अब हमें पता है पहले से कि इमेज फॉर्मेशन यहां होने वाली है, तो एक लाइट रे लेके आओ, इसको एक्सटेंड कराओ, ठीक है, पीछे, तो पीछे एक्सटेंड होगी तो यहां चली जाएगी। अब ऐसे ही अगर हम, ठीक है, इसी लाइट रे को यहां, अब ये लाइट जो रे है ये यहां से इंसिडेंट हुई, ये रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई, इसको पीछे एक्सटेंड किया, ऐसे ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्ट होके इधर चली गई, इसको पीछे एक्सटेंड किया, तो हमें पता है कि इमेज कहां बनने वाली है, ठीक है। तो हमने उन्हें पीछे एक्सटेंड कर दिया, तो ओ डैश पे क्या बन जाएगी हमारी इमेज। अब एक और केस ले लेते हैं, ठीक है, जिसमें अपने को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करते हैं प्लेन मिरर से, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं कि किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होगी। तो ध्यान से देखना कि ये हमारे पास प्लेन मिरर है और ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर रखा हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन फंस जाए कि यहाँ मिरर ही नहीं है, ठीक है, ऑब्जेक्ट के सामने, तो हमें पता है कि जितने दूर, तब इमेजिन करो कि इस मिरर को एक्सटेंड कर लेते हैं अपन, इस मिरर को क्या कर रहा है अपन ने, एक्सटेंड कर लिया, ठीक है, ये मिरर हमने एक्सटेंड कर लिया। अब हमें पता है कि मिरर से ऑब्जेक्ट की जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे क्या बनने वाली है, हमारी इमेज फॉर्म होने वाली है, ठीक है। तो हमें पता है कि इमेज क्या है, यहां पर फॉर्म होगी। तो अब ये सिचुएशन हमें पता लग चुकी कि इमेज कहां पर बनने वाली, यहां पर बनने वाली, ये हमने सब इमेजिनेशन किया था। तो ध्यान से देखना कि अब मुझे पता चल चुका है कि इमेज पहले से यहां बनानी है, तो किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करेंगे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये कहां जाके मीट करेगी, ठीक है, बैक साइड पर, ओके। एक और ले लेते हैं, यहां पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये भी मुझे पता है कि कहां पर जाके मिलने वाली है, यहाँ पर। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इमेज फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज कहां बनी, ओ डैश पे। तो हम मिरर को भी एक्सटेंड कर सकते हैं अगर हमें जरूरत हो तो, ठीक है। अब ये हुआ है सारा प्लेन मिरर पे, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं जिससे हमारे और डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल क्या है, ध्यान से देखना। हमसे पूछा गया कि इमेज
इस तरीके से ये कोऑर्डिनेशन है और यहाँ पर प्लेन मिरर रखा हुआ है और ये जो एंगल है ये एंगल है 45 का और इससे कोऑर्डिनेशन से यहाँ पर 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पर, ठीक है, ये डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। हमसे पूछा गया है कि इमेज जो है उसके कोऑर्डिनेशन क्या होंगे। उसके लिए हमें ऑप्शंस भी गिवन है 0,2, 2,0, √2,0 एंड 0,-2, ये ऑप्शन हमें गिवन है। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि इस तरीके के न्यूमेरिकल को किस तरीके से अप्रोच करते हैं। हमें पता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी होती है अपने को। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, इस मिरर को एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, इस मिरर को मैंने आगे एक्सटेंड किया, ये क्वेश्चन था, सॉल्यूशंस करने जा रहा हूं अब मैं। ठीक है, इस मिरर को क्या करा मैंने, एक्सटेंड किया, इस मिरर को एक्सटेंड किया और इस मिरर से ये जितनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे मेरी क्या बनने वाली, इमेज फॉर्म होने वाली। ठीक है, तो जितनी मतलब यहाँ कहीं होगी तो इसके लिए हमें इसके कोऑर्डिनेट्स देखने हैं। तो ध्यान से देखना, अगर ये एंगल 45 का है तो ये जो सामने वाला एंगल होगा ये भी कितने का होगा, 45 का। ठीक है, और हमें पता है कि ये कोऑर्डिनेशन में 90 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 का। ठीक है, अब हमें पता है कि प्लेन मिरर उस पे हमने परपेंडिकुलर डाला तो ये हो जाएगा 90, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही यहाँ पर ये मुझे पता है ये वाला एंगल कितना होगा, 90। ठीक है, ये 45, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45। अब ध्यान से सुनना कि आपको अगर पता हो कि ये, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पर अगर 2 है तो ये दोनों कैसी होनी चाहिए, देखो ये दोनों 45 है तो इनके अपोजिट साइड्स भी कैसी होगी, इक्वल, क्योंकि यहाँ पर ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। ये कैसा है, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल है। सपोज करो ये एंगल 45 है, ये एंगल 45 है, तो इक्वल एंगल्स के अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल मींस, ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी, इक्वल होगी। और ये वाला एंगल हमारे पास कितना गिवन है, यहाँ पे 90 गिवन है। ठीक है, तो यहां से हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। वो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलती है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस जो है वो हमें कितना गिवन है बेटा, 2 गिवन है, तो 2 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर और बेस जो है वो दोनों इक्वल है। ठीक है, परपेंडिकुलर सपोज करो मैंने x ले लिया तो x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, तो यहाँ से x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है, 4/2, तो मतलब क्या आया 2, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, √2। मतलब परपेंडिकुलर बेस जो दोनों सेम है, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों की वैल्यू सेम है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, इक्वल एंगल्स के अपोजिट एंगल इक्वल होने की वजह से, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आई, √2। मतलब मुझे पता है कि अगर ये 2 है तो यहाँ पर ये सिचुएशन ये √2 होगी और ये वाली साइड भी कितने की होगी, √2। अब मुझे पता है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे पता लग चुकी है। ठीक है, मिरर से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, √2 है, तो मिरर से इमेज की डिस्टेंस भी कितनी होगी, √2 होगी। अब मुझे ये ध्यान से देखना, इसको मैं ट्राइंगल OMN बोल देता हूं, इस बिग ट्राइंगल को। ठीक है, ये ट्राइंगल जो है ये बिग ट्राइंगल है हमारा, ठीक है, OMN। इसमें मुझे पता है कि ये वाली डिस्टेंस 2 है और ये √2 और ये √2 कितनी हो चुकी है, 2√2 हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, 2 होगी। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आप निकाल भी सकते हो और आप डायरेक्ट ये भी ध्यान रख सकते हो कि जब भी कभी ये 2 हो ये 2 हो तो ये कितना हो जाता है, 2√2। ठीक है, तो यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,-2। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस कितनी निकल के आई, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, और वो भी कहाँ है, नेगेटिव में, तो x एक्सिस पे अपन चले 0, y एक्सिस पे कितना चला, -2। थैंक यू।